नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस स्पेशल। मैं हूं दीपक यादव। ये जो इमारत आप देख रहे हैं, ये इमारत का जन्म हो रहा है, इमारत की बुनियाद है, स्ट्रक्चर है और आने वाले समय में यहाँ पर एक इमारत बनेगी। लेकिन जब इमारत बन रही होती है और जब इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है, तब में और अब में बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो ऐसे में आपको मैं आज इस शो में ये समझाना बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने पिछले कुछ दिनों में महसूस किया हो तो जो टर्की सीरिया में हुआ, 2015 में जो नेपाल में हुआ, 2010 में जो हैती में हुआ, भूकंप से पूरी इमारतें धराशाही हो गईं और लोगों की जान गई। लेकिन क्या वो लोग जिनकी जान गई वो बच सकते थे, या अब जो लोग घर खरीद रहे हैं, इमारत में अपना नया आशियाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जान बच सकती है? अगर किस्मत में जो लिखा है वो तो होगा ही, लेकिन क्या हमारे थोड़े से प्रयास, हमें थोड़ी सी समझदारी, हमारे थोड़े से ड्यू डिलिजेंस हमें बचा सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा, मेरा कहना होगा, बिल्कुल बचा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो। मैं आज विक्रोली में हूँ। ये गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की एक साइट है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पूरा बेसमेंट है और ये पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है। अब कोई भी स्ट्रक्चर जब बनता है तो भूकंप के साथ साथ तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर उसे बनाया जाता है। लेकिन वो स्ट्रक्चर हो कैसा, बनने के बाद तो आप देख लेते हैं कि टाइल आ गई, या बहुत सारे छत में आप पेंट देख लेते हैं, आप देख लेते हैं कि टैप कैसी है, इलेक्ट्रिकल के आइटम्स कैसे हैं, लेकिन बेसमेंट कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर यूज़ होने वाला मटेरियल कैसा है, इन चीज़ों को भी आपको गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ध्यान लगाकर सिर्फ आप 20 मिनट इस शो को देखें, तो अगली बार जब भी आप घर खरीदने जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप एक मजबूत बुनियाद वाला घर खरीदेंगे। मेरे साथ दो ख़ास मेहमान हैं। मेरे साथ हैं सतीश जाधव जी, जो प्रोजेक्ट हेड हैं इस प्रोजेक्ट के, और हमारे साथ हैं अनुभव गुप्ता जी, जो सीईओ हैं विक्रोली प्रोजेक्ट के और सीएसआर हेड करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिज़नेस पर। सतीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मेरा एक बुनियादी सवाल ये होगा कि स्ट्रक्चर लोग नहीं देख पाते हैं, आम कंज्यूमर को इतनी जानकारी नहीं होती है। अगर वो जाता भी है किसी साइट पे तो डेवलपर्स क्या करते हैं, या तो एक मॉडल फ्लैट दिखा देते हैं, और या फिर वो क्या करते हैं कि एक बनी बनाई इस तरह की इमारत दिखा देते हैं जो वर्चुअल होती है, जिसको वो नहीं समझ पाते। हम एक्चुअल साइट पे हैं, तो इन चीज़ों को देखते हुए मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगा कि स्ट्रक्चर कितनी तरह के होते हैं। स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, एक लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होता है और एक आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर होता है। आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर्स में कॉलम्स आरसीसी के एंड स्लैब्स बीम स्ट्रक्चर होता है, जिसमें लोड पूरा कॉलम पे चला जाता है, कॉलम एंड बीम्स, और उसके हिसाब से वो ट्रांसफ़र होकर बाद में फाउंडेशन पे चलता है। एंड लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में जो होता है वो पूरी वॉल्स जो होती है वो पूरी लोड ले लेती है। स्लैब का लोड डायरेक्टली वॉल्स पे ट्रांसफ़र होता है, और वो जो वॉल्स हो सकती है वो स्टोन मेसनरी की भी हो या ब्रिक मेसनरी की भी हो, डिपेंडिंग अपॉन दैट उसकी थिकनेस वेरी होती है। तो ये दो टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। बेसिक दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन जब रिहायशी इमारत की हम बात करते हैं, रेजिडेंशियल इमारत की हम बात करते हैं, तो कंज्यूमर को किस तरह के स्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए? क्योंकि डेवलपर से आज तक लोग सवाल नहीं पूछते हैं। वो ये तो पूछते हैं कि आप कितना एरिया दे रहे हैं, वो ये तो पूछते हैं कि सामने पार्क दिखेगा कि नदी दिखेगी, वो ये तो पूछते हैं कि आप पेंट कौन सा करेंगे, लेकिन वो ये नहीं पूछ पाते हैं कि आपका बेस, आपका फाउंडेशन क्या है। वो ये नहीं पूछ पाते कि आपके कॉलम कौन से हैं। वो ये नहीं पूछ पाते कि भूकंप रोधी इमारत आपकी है कि नहीं है। 7.8, 7.5 का अगर भूकंप आया तो हम क्या करेंगे? तो इस तरह के सवाल अगर हम पूछना चाहें तो कंज्यूमर को क्या क्या चीज़ें पूछनी चाहिए एक डेवलपर से? कस्टमर को पूछना चाहिए मेरी जो इमारत है वो कौन से फाउंडेशन पे खड़ी है, नीचे स्टाटा कौन सा है, वो अगर वो स्टाटा हार्ड स्टाटा है तो व्हाट टाइप उसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी क्या है, वो मतलब ये बेसिक क्वेश्चंस है, और उसके हिसाब से मेरी बिल्डिंग डिज़ाइन हुई है या नहीं। अगर वो स्टाटा हार्ड स्टाटा नहीं है, इफ़ इट इज़ अ सैंडी सॉइल और कॉटन सॉइल, तो उसमें फाउंडेशंस अलग होते हैं। उसमें हमें पाइल फाउंडेशंस पे जाना चाहिए और राफ्ट फाउंडेशंस पे जाना चाहिए। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर जो पूरा फाउंडेशन पे डिपेंड होता है, तो उसके ऊपर से बिल्डिंग की पूरी स्ट्रेंथ पता चलती है। एंड ये हेल्प होता है हमें जब सिस्मिक अटैक होता है या अर्थक्वेक आ जाता है, तभी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये अगर ये आपका फाउंडेशन ठीक नहीं हो, आपका डिज़ाइन बिल्डिंग का डिज़ाइन अगर अर्थक्वेक के हिसाब से डिज़ाइन नहीं हो, देन ये बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट करता है। बिल्कुल। अनुभव जी, हम देख रहे हैं कि इंडिया में हम कई जोन में रहते हैं। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में जाएं तो सबसे हाई जोन है, जोन 5 है। अगर हम गुजरात में जाएं तो वो भी हाई जोन है, मुंबई शायद थोड़ा कम है।
एनसीआर में हम आए दिन देखते हैं कि भूकंप आते रहते हैं। तो अगर एनसीआर में आपके भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, तो एनसीआर में अगर कोई घर लेने जा रहा है तो एनसीआर में किस तरह की बातों का ध्यान रखे कि किसी भी प्रोजेक्ट में जाने से पहले वो इन चीज़ों की कम से कम ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करें? तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि क्या आपका जुरिस्डिक्शन, जहाँ भी आप घर खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, कि उसका अडॉप्शन है कि नहीं। उसी में फिर बाद में आप बिल्डिंग की परमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। जब आप बिल्डिंग की परमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लगते हैं, एनओसीज़ लगते हैं। उसमें एक स्ट्रक्चरल एनओसी सर्टिफिकेट लगता है, जो कि एक रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चरल इंजीनियर देता है, जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है, जिसने ये डिज़ाइन भी किया होता है, जिसने शायद सुपरवाइज़ भी किया होता है, और जिसने देखा होता है कि जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही हो कि ये सारी चीज़ें पूरी की गई हों, तभी आपको आके बिल्डिंग की परमिशन मिलती है। अब आप आइए डेवलपर की तरफ। डेवलपर भी, कॉन्शियस डेवलपर जो होते हैं, उनके अपने प्रोसेसेस होते हैं, उनकी अपनी ड्यू डिलिजेंस होती है कि सब चीज़ें ढंग से हों, सारी चीज़ें या तो जो एनबीसी कहता है उसके हिसाब से एटलीस्ट हो, या उससे थोड़ा सा और एडवांस्ड हो, जस्ट इन केस, राइट। तो एक डेवलपर का हिस्सा हुआ। जो लास्ट वाला हिस्सा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे हिसाब से मिस हो जाता है, वो एक कंज्यूमर का पार्ट है, जिस पे आप ये शो कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जो कंज्यूमर है, उसका कर्तव्य बनता है ये क्वेश्चन पूछने का, बोथ ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रेगुलेशन एंड ऑफ द डेवलपर। तो कुछ ऐसे रूल ऑफ थंब चीज़ें हैं जो सर ने जो कहा वो काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, जो ले पर्सन है शायद उतनी सारी टेक्निकल नॉलेज उनके पास ना हो, एक बेस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए उनके पास इसको लेकर के। तो ये रूल ऑफ थंब की चीज़ें हैं, जैसे ये है कि नॉर्मली आपके आरसीसी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें एक मोमेंट फ्रेम कहलाया जाता है। उसमें कभी कभी या तो मेसनरी वॉल्स का इनफिल होता है, या स्ट्रक्चरल आरसीसी स्ट्रक्चरल वॉल्स होती हैं, जिसको हम माइवान कहते हैं। नॉर्मली ये कहा जाता है कि माइवान जो होता है वो बेटर होता है अर्थक्वेक के लिए। जो आपकी मेसनरी वॉल्स हैं वो शायद इतना अर्थक्वेक को झेल ना पाए। 3 तरीके के आप सिवियरिटी में अगर देखें तो मेसनरी वॉल आप बता रहे हैं, रेड ब्रिक की जो वॉल ब्रिक होती की है, हो सकती है और चीज़ों की हो सकती है। 3 तरीके के अगर आप सिवियरिटी देखें अर्थक्वेक्स में, फ्रॉम माइल्ड टू मीडियम टू सिवियर। सिवियर में हम ये देखते हैं कि बिल्डिंग कोलैप्स नहीं करनी चाहिए, चाहे उसमें डैमेज भी आ जाए, मगर बिल्डिंग को कोलैप्स नहीं होना चाहिए। जो मिडिल होता है उसमें हम बोलते हैं रिपेयरेबल डैमेज, और जो माइल्ड होता है उसमें हम बोलते हैं कोई डैमेज होना नहीं चाहिए। दूसरी खास इंपॉर्टेंट चीज़, बिल्डिंग में काफ़ी नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आपका वाटर टैंक हो गया, आपके और जो एलिमेंट्स हो गए, उनको आपको स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के साथ फास्टन रखना है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर अर्थक्वेक आया तो अगर वो नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के साथ फास्टन हैं, जो हिलते हैं, जो गिर सकते हैं, तो वो भी गिरेंगे और नुकसान होगा। ठीक है। एक सवाल सतीश जी आपसे मेरा ये होगा कि भूकंप जब आता है उसके बाद हम जान लेते हैं कि ये रिक्टर स्केल पे 4.3 का था, या 5.2 का था, या 6.8 का, 7.8 का था, जो अभी तुर्की में हमने देखा। किस रिक्टर स्केल पर इमारत को कितना नुकसान होता है, ये एक बार ज़रा डिफाइन करिए। कि जैसे कि एक ऐसा स्थिति होती है कि भूकंप आया, ठीक है, थोड़ा सा कंपन हुआ, पता चला, इमारत एक बार में हिलने लगती है, और एक लेवल ऐसा होता है, एक रिक्टर स्केल ऐसा होता है कि जब भूकंप की वजह से पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती है। तो रिक्टर स्केल वाइज कौन सा मैग्नीट्यूड बिल्डिंग को किस तरह का अफेक्ट करता है? अभी जैसे कि अनुभव सर ने बताया कि रिश्टर स्केल्स में 6 की मॉडरेट जो रिश्टर स्केल पे होता है उसमें ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं होता है, माइनर क्रैक्स आ जाते हैं। जब रिश्टर स्केल 7 को शिफ्ट हो जाता है, ओके, वो हम कहते हैं उसको जोन 3, ओके, तो इन विच डैमेज भी होगा बट इट वॉन्ट बी लाइफ थ्रेटनिंग डैमेज नहीं होगा। अब जब 7 और 8 के ऊपर चला जाता है, देन इट इज़ रियली लाइफ थ्रेटनिंग एंड इट क्रिएट्स लॉट ऑफ डैमेजेस विच कैन बी रेक्टिफाइड इन अप टू सम एक्सटेंट। तब कोलैप्स हो जाती है। पूरी कोलैप्स नहीं होती, अगर आपकी बिल्डिंग डिज़ाइन हो तो इट सस्टेन्स दैट, बट बहुत सारे स्ट्रक्चरल डैमेजेस होते हैं, उसको बाद में हमको टैकल करना। लेकिन अगर कोई अंदर है इमारत के और भूकंप आ रहा है, तो वो कैसे, वो सिर्फ और सिर्फ भागने का प्रयास करे? निकल के बेस्ट वे इज बिल्डिंग के बाहर आके खड़े रहे।
सर अनुभव जी, मटेरियल का जो रॉ मटेरियल आप यूज़ करते हैं वो कंक्रीट हो या स्टील हो या आप जिस तरह की शटरिंग यूज़ करते हैं, इसका कितना बड़ा रोल होता है स्ट्रक्चर में? मेरे हिसाब से मटेरियल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. व्हाट नीड्स टू बी अंडरस्टूड इज़ वी शुड नॉट, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमसे पहले जो वैल्यू चेन में आया उसने अपना काम हर समय दुरुस्त से किया और वो हमें भूल करके आगे बढ़ना चाहिए. जो भी वैल्यू चेन में आ रहा है उसको एक लेवल की क्वेश्चनिंग उस वैल्यू चेन से करनी चाहिए कि मटेरियल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपने इसको ढंग से डिज़ाइन किया है कि नहीं किया. और एक ही बॉडी पे आपको डिपेंड नहीं करना चाहिए या एक ही एजेंसी को आपको डिपेंड नहीं करना चाहिए, आपको ट्रायंगुलेट करना चाहिए ताकि आपके बेसिस कवर्ड रहें और उस हिसाब से कोई नुकसान ना हो, ना ह्यूमन लाइफ पे ना प्रॉपर्टी पे. बिल्कुल. सतीश जी, सॉइल स्ट्राटा का कितना बड़ा रोल होता है किसी स्ट्रक्चर के लिए? स्ट्रक्चर के लिए सबसे बड़ा रोल होता है सॉइल स्ट्राटा का ही होता है. वो डिसाइड करता है कि आपका फाउंडेशन कौन से टाइप का हो, कौन से तरीके का हो, और उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं वो आइसोलेटेड फुटिंग हो या पाइल फुटिंग हो या रफ फाउंडेशन हो. सॉइल स्ट्राटा को एक बार हम सरल शब्दों में बताएं कि जो ज़मीन की स्थिति है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो पथरीली है, दलदली है या वाटर लेवल वहाँ पर कैसा है, ये तय करता है कि उसके ऊपर फाउंडेशन कैसी होगी. बताइए. और सॉइल स्ट्राटा सबसे बड़ा रोल प्ले करता है अर्थक्वेक के टाइम पे. अर्थक्वेक के टाइम पे क्या होता है, सॉइल का लिक्विफिकेशन होता है और उसकी वजह से वो फाउंडेशन को बहुत सारी डैमेजेस हो सकती है. अगर हमारी फाउंडेशन अगर कोई सॉइल पे हो, सैंडी सॉइल पे हो, तो हमें ये चाहिए कि हमें वो पाइल फाउंडेशन पे ही करें सो दैट इन केस ऑफ अर्थक्वेक वो लिक्विफिकेशन का इफेक्ट वो बिल्डिंग पे ना हो. तो अच्छी खासी सॉइल भी अगर 7 एंड अबव रिक्टर स्केल का भूकंप आ जाता है तो उसमें भी सॉइल लिक्विफिकेशन आ जाता है और वो डैमेज कर सकते हैं. अगर वो आपका फाउंडेशन एकदम फर्म रॉक पे हो, इट इज़ नॉट गोइंग टू डैमेज द बिल्डिंग एंड इट इज़ गोइंग टू टेक द टोटल इम्पैक्ट ऑफ द. सबसे अच्छा सॉइल स्ट्राटा कौन सा होता है? आपका फाउंडेशन सीधा हार्ड स्ट्राटा पे रेस्ट हो. इट कैन बी आइसोलेटेड फुटिंग ऑन द हार्ड रॉक और पाइल फाउंडेशन रेस्टिंग इनटू द हार्ड रॉक. मतलब जितनी हार्ड आपका सॉइल स्ट्राटा है, तो उसका लिक्विफिकेशन बनना बहुत मुश्किल है और उसका इफेक्ट अर्थक्वेक का इफेक्ट बिल्डिंग पे आना बहुत मुश्किल. यानी पथरीली ज़मीन है और सख्त ज़मीन है तो वो ज़्यादा अच्छी है. बहुत जगह पे हमें पतली ज़मीन नहीं मिलती है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें पाइल्स मारने पड़ते हैं जो जाके हार्ड स्ट्राटा में रेस्ट करती है और पूरा लोड हार्ड स्ट्राटा में ट्रांसफ़र होता है. बिल्कुल. अनुभव जी, एक सवाल मेरा ये बनता है कि जैसे कि अभी हमने बात की कि गुजरात है या एनसीआर है या नॉर्थ ईस्ट के कुछ जगह हैं, वो मैग्नीट्यूड के हिसाब से काफ़ी डेंजर जोन में हैं. तो अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो नॉर्थ के या गुजरात के इन लोगों को कौन से जोन सबसे ख़तरनाक है और कौन से जोन थोड़ा रिलैक्स वाले हैं? ये कहा जा रहा है कि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज जो ओशन लेवल्स पे असर पड़ रहा है और जो ओशंस टेक्टोनिक प्लेट पे आके और स्ट्रेस कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि आने वाले वक्त में शायद ये जोन्स चेंज हों, इवॉल्व हों. तो मुझे ये लगता है कि इट इज़ अ बेसिक हाइजीन. जो भी जिस जोन में भी है, ये एक ह्यूमन लाइफ का सवाल है. आप जैसे बेसिक चीज़ें देखते हैं, चाहे पोल्यूशन हो गया या बेसिक अपनी रोड की सेफ्टी देखते हैं, सबको इस लेवल का अवेयर होना चाहिए कि वो जो खरीद रहे हैं ये बिल्डिंग सेफ़ हैं आपकी फैमिली के लिए, आपकी लाइफ के लिए. आप शायद घर एक बार या 2 बार ज़िंदगी में ख़रीदते हैं, आप वहीं रहते हैं, तो आप कभी भी इससे चांस नहीं ले सकते क्योंकि अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है और pretty much कहीं भी. अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है और अर्थक्वेक का ताज़ा उदाहरण तो हम देख ही रहे हैं. कितनी दर्दनाक तस्वीरें वहाँ से आ रही हैं. दिल पसीज जाता है. 9 दिन बाद लोग वहाँ से भूकंप से बिल्डिंग से कोलैप्स की हुई बिल्डिंग से लोग निकाले जा रहे हैं. ऐसे में आप जब भी घर खरीदते हैं तो पूरी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप कम से कम ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करें, अपने परिवार को, खुद को सेफ रखें. एक और बड़ी समस्या हम देखते हैं सर स्ट्रक्चर में, वो ये है कि मुझे लगता है कि टीवी पे देख रहे आधे से ज़्यादा लोगों के वहाँ ये समस्या होगी कि सीपेजेस बहुत आती है, सीलन बहुत आती है बिल्डिंग में. और ये सीलन की प्रॉब्लम चाहे आप चेन्नई में जाइए वहाँ पे भी है, चाहे दिल्ली में जाइए वहाँ पर भी है, और मुंबई में आइए वहाँ पर भी है. हर जगह सीलन की समस्या है. तो ऐसे में जब भूकंप आता है या कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो स्ट्रक्चर में सीपेज कितना बड़ा रोल निभाती है उस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाने में? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने उठाया है. जनरली सीपेजेस से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है बिल्डिंग में, क्योंकि अगर वो सीपेजेस वो मेसनरी वॉल या ब्रिक वॉल तक सीमित हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती. अगर वो सीपेज आरसीसी
के मेंबर में चली जाती है, वो हो सकता है कि आगे चल के उसमें रस्टिंग आवे स्टील में, और वो पूरा कॉलम को वीक या बीम को वीक कर सकते हैं। तो जब भी कोई भी हम लोग प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, हमें एक इंश्योर करना चाहिए कि उसका रेगुलर 5 इयर्स का ऑडिट करवाना चाहिए, स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाना चाहिए, सो दैट जो भी सीपेजेस आ रही है उसके बारे में हम लोग इमीडिएट एक्शन लेवे। ओके, वो कमिटी मैनेजिंग कमिटी होती है जो भी, उनको अवेयर होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चरल ऑडिट रेगुलर होना चाहिए। उसके हिसाब से जो भी स्ट्रक्चरल ऑडिट में जो भी पॉइंट्स आए उसको हमें इमीडिएटली रेक्टिफाई भी करना चाहिए। तो दिस हेल्प्स टू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ द बिल्डिंग एंड टू कीप यू सेफ इन द बिल्डिंग। इसमें एक और अहम सवाल बनता है अनुभव जी कि लोग जब अब कहेंगे वैसे ही घरों के भाव बढ़ रहे हैं, वैसे ही प्रॉपर्टीज़ के कीमतें बढ़ रही हैं, ऐसे में भूकंप रोधी इमारत कितना असर डालती है किसी फ्लैट की कॉस्ट पर, कितना असर पड़ता है टोटल कॉस्ट पर फ्लैट की? देखिए, पहली बात तो इसको कॉस्ट से तोलमोल नहीं करना चाहिए, ये एक बेसिक हाइजीन सवाल है। मतलब इसमें सोचना भी नहीं चाहिए, ना डेवलपर को, ना गवर्नमेंट को, ना किसी और को। बट अगर मैं देखूं कि एक जोन में मैं एक बिल्डिंग बनाता हूं जहां पे इंटेंसिटी कम है वर्सेस एक जोन में जिसमें मैं बिल्डिंग बनाता हूं जहां इंटेंसिटी ज़्यादा है, लगभग रिसर्च ये बोलती है कि 3 to 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन से फ़र्क पड़ता है। पर इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, ये एक दिस इज़ नॉट अ ट्रेड ऑफ। हम कैसे मान के चलें कि जो डेवलपर ने लगाया बिल्कुल सही लगाया? आप गोदरेज हैं, आपने लैब में टेस्ट कराया, आपने क्यूब टेस्टिंग कराई, आपने स्टील टेस्टिंग कराई, ठीक है, रिपोर्ट है आपके पास। लेकिन एक नॉर्मल होम बायर, बिल्डर बता देता है कि भाई हमने इसको भूकंप रोधी बिल्डिंग बनाई है, वो बता देता है हमने बहुत अच्छा कंक्रीट लगाया, हमने बहुत अच्छा स्टील लगाया है, लेकिन वो कौन से चेक एंड बेंचमार्क्स हैं, वो कौन से टेस्ट हैं जो कंज्यूमर मांग सकता है बिल्डर से कि भाई आपने अगर कंक्रीट लगाया है तो उस कंक्रीट का हमको क्यूब टेस्ट दिखाइए? कंज्यूमर बहुत सारी चीज़ें मांगता है, बट उसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कंज्यूमर रैंडमली पूछ सकता है कि इसमें जो भी कंक्रीट का डिज़ाइन है या जो भी कॉलम का कंक्रीट है उसके टेस्ट के कुछ हमें ये दिखाइए, रिजल्ट्स दिखाइए, दैट दे कैन आस्क फॉर। स्लैब के टेस्ट रिजल्ट्स पूछ सकते हैं, रिइंफोर्समेंट जो डाली जाती है उसके टेस्ट सर्टिफिकेट पूछ सकते हैं। एंड इसमें और एक चीज़ कर सकता है कंज्यूमर कि इसमें बहुत सारी एजेंसीज हैं जो बिल्डिंग का फाइनल ऑडिट करके दे सर्टिफाई दैट दिस बिल्डिंग हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड एज पर द सेट नॉर्म्स, एंड ये इसके लिए वो दे गिव सर्टन ग्रेड ऑफ द सर्टिफिकेशन और स्टार ऑफ द टोटल बिल्डिंग क्वालिटी। तो उसके हिसाब से वो भी सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। ओके, तो सर हम मान लीजिए अभी किसी हम इमारत में रह रहे हैं जो 8 साल 10 साल पुरानी है, हम चाहते हैं उसका कंस्ट्रक्शन ऑडिट कराएं, स्ट्रक्चर ऑडिट कराएं, तो क्या प्रोसेस होता है, कैसे हम उसको कराते हैं और उसकी जो टेस्टिंग होती है किन लोगों से हम संपर्क करें, मतलब क्या तरीका क्या होता है? तो मैं ये बोलूँगा कि जिन भी एजेंसीज़, जिन भी स्ट्रक्चरल एजेंसीज से आप ऑडिट कराएं, आप उनसे पूछें कि कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है आपकी। आप उनसे ये पूछिए कि सीपेज, स्ट्रक्चरल क्रैक्स, इन सब चीज़ों का आप मटेरियल टेस्टिंग कर सकते हैं थोड़ा सा करके। जहाँ पे डैमेज हुआ हो वहाँ पे आप उसका रिपेयर पूछ सकते हैं। और आप एक रिपोर्ट एवरी फ्यू ईयर्स, 3 to 5 ईयर्स आप एक रिपोर्ट बना सकते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि रफली बिल्डिंग कैसे बिहेव कर रही है। होपफुली वो बिल्डिंग ढंग से डिज़ाइंड हो, तो इसलिए प्रिडिक्टेबल हो कि वो बिल्डिंग कैसे बिहेव, क्योंकि बिल्डिंग की भी एक एज होगी, 50 साल की, 60 साल, 100 साल की अगर एज होगी वो बिल्डिंग डिटेरियोरेट करेगी, और अगर आप उसका मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो वो जल्दी डिटेरियोरेट करेगी। एक अंतिम सवाल सर मैं आपसे लूँगा, और अंतिम सवाल मेरा ये होगा कि आप जब भी कोई इमारत बनाते हैं, जो भी टॉप डेवलपर्स हैं, जो भी अच्छे प्लेयर्स हैं जिन्होंने मार्केट में रियल एस्टेट को एक अच्छा मुकाम दिया है, वो बड़ी स्टडी करते हैं। आप जापान में स्टडी करते हैं, आप यूएस में स्टडी करते हैं, और उसके बाद में आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं जो थोड़ा डिफरेंट हो, थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग हो, बेहतर हो। तो
आप वहाँ से क्या सीखते हैं, आपको वहाँ से किस तरह की चीज़ें आपको लर्न करते हैं जो आपको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ पे उसको यूज़ करना चाहिए, उसको हमें यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए? जी देखिए, पर्सनली मैं डिज़ाइन देख चुका हूँ गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में, और बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि हम बाहर से डिफरेंट कंट्रीज़ से आर्किटेक्ट्स और इन लोगों के साथ काम कर सकते हैं। तो हमने फॉर एग्जांपल इस प्रोजेक्ट में 2 बिल्डिंग्स जापानीज़ आर्किटेक्ट्स के साथ डिज़ाइन की, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उनका जो टेक्नोलॉजी कोशेंट है वो काफ़ी हाई है, और हालांकि सीखने को मिला जब हम उसी चीज़ को यहाँ एकदम करना चाहें एग्जैक्टली वैसे नहीं होता, क्योंकि हमारा पूरा वैल्यू चेन सिस्टम अलग है। तो इसकी जो अडेप्टेबिलिटी है कि आज हम वही चीज़ें इंडिया में कैसे करें, उसमें काफ़ी टाइम, दिमाग और एफर्ट लगता है। तो मुझे ये लगता है कि वी शुड लर्न एज मच एज पॉसिबल, ब्रिंग द बेस्ट इन क्लास टू इंडिया। ऑफ कोर्स दीज थिंग्स, इसमें टाइम लगता है, शायद पैसे भी लगते हैं, बट मुझे लगता है कि ये बेसिक हाइजीन है, इसमें हमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो जो पूरी बातचीत करने की हमारी प्रयास था, इस शो को करने का प्रयास था, पहले तो बहुत शुक्रिया करेंगे अनुभव जी आपका, और बहुत शुक्रिया सतीश जी। और इस पूरे शो में हमने सिर्फ आपको बताने समझाने की कोशिश यही की है कि जो आज तुर्की में हुआ है, सीरिया में हुआ है, जो 2010 में हैती में हुआ था, 2015 में नेपाल में हुआ था, वो कभी भी कहीं भी हो सकता है। आप किसी प्रॉपर्टी में जाते हैं तो आप देखते हैं कि उसका पेंट कैसा है, उसकी टाइल कैसी है, दरवाजे कैसे लगे हैं, पार्क कैसा है, लोकेशन कैसी है, लेकिन ये सारी चीज़ें बेकार है ये अगर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, अगर बिल्डिंग की बुनियाद ठीक नहीं है, अगर बिल्डिंग का मटेरियल ठीक नहीं है। तो आप जब भी कभी किसी प्रोजेक्ट में जाएं तो डेवलपर से सवाल ज़रूर करें, उसके प्रोजेक्ट के बारे में सवाल करें, उसके स्ट्रक्चर के बारे में सवाल करें और पूछें, क्योंकि आप पैसा देते हैं, आप करोड़ों रुपए देने के बाद किसी इमारत में अपना घर पाते हैं, तमाम मुश्किलों के बाद घर पाते हैं, और उसके बाद भी अगर स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर हो तो लेने के देने पड़ जाते हैं। तो ध्यान रखें, ड्यू डिलिजेंस करें और अपने परिवार को और अपने आप को सुरक्षित रखें। रियल एस्टेट में जहां भी निवेश करें सवाल ज़रूर पूछें और उसके बाद ही निवेश करें। तो इस शो में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जी बिज़नेस पर। नमस्कार।